हेलो स्टूडेंट। उम्मीद है आप सभी सकुशल होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ऑनलाइन शिक्षण की हमारी राजनीतिक विज्ञान में जो भाग प्रथम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उसके अंतर्गत जो पहला पाठ है, अध्याय है शीत युद्ध का दौर, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने शीत युद्ध का की पृष्ठभूमि, उसका अर्थ और उसके कारणों पर व्यापक चर्चा की। आपको मेरे द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए थे, निर्देश भी दिए गए थे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप उनके अनुसार अपना कार्य कर रहे होंगे। तो आइए आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शीत युद्ध के जो चरण हैं या उसका जो घटनाक्रम है, उसकी जो अवस्थाएं हैं, उसका हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे और पाएंगे, देखेंगे कि इस काल में शीत युद्ध का जब दौर चल रहा था तो उस काल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, क्यों तनाव उत्पन्न हुआ, आदि आदि बातों पर हमारी चर्चा रहेगी। उम्मीद है आप ध्यान से सुनेंगे और जो आपको इसमें कार्य दिया जाएगा अंत में, क्योंकि मैंने कुछ प्रश्न भी आपको करने के दिए हैं जिनका उत्तर जो मैंने तैयार कर रखा है और जो मैं व्याख्यान कर रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ, उसी में मिल जाएगा। तो उम्मीद है आप उन कामों को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शीत युद्ध की अवस्थाओं की चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर मैप होगा। उस मैप में आप देख रहे हैं, मैंने पूर्व वीडियो में हमने पूर्व पहले के लेक्चर में हमने चर्चा करी थी कि दुनिया दो गुटों में बट गई थी। एक गुट का नेतृत्व जो है वो रूस कर रहा था। रूस, ये रूसी पूरा इलाका जो है रूस का है। इधर ये अमेरिका है। ये साम्यवादी गुट का नेतृत्व कर रहा है, जबकि पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा है आधा यूरोप, पूर्वी यूरोप जो इधर की तरफ का है ये रूस की तरफ है, और बाकी का जो ये इलाका है पूरा ये अमेरिकी प्रभाव में है। और इस तरह से दोनों ही महाशक्तियाँ में हमेशा युद्ध की स्थिति बनी हुई है, लेकिन युद्ध नहीं होता है और इसीलिए इसको शीत युद्ध भी कहा जाता है। आगे हम इस पर फिर चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या क्या घटनाक्रम घटे, आइए उस पर बात करते हैं। तो शीत युद्ध का जो घटनाक्रम है, उसकी जो अवस्थाएं हैं, तो शीत के युद्ध का जो घटनाक्रम है, अर्थात जो उसका इतिहास है, उसको अनेकों आधार पर विभिन्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है। और इसी प्रकार का जो पहला उसका प्रथम चरण है, उसको हम परंपरागत शीत युद्ध या निरंतर तनाव या चढ़ाव का चरण भी कहते हैं, जो 1946 से 55 तक, कहीं कहीं आपको 1953 भी लिखा हुआ मिल जाएगा, और उसके पीछे भी कारण होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो तक चला। तो इस चरण में होता क्या है, इस चरण में असल में दोनों जो महाशक्तियों के मध्य जो है दो बातों पर जो है मतभेद देखा जा सकता है, तनाव देखा जा सकता है। एक तो वैचारिक रूप से और दूसरा सैनिक द्वंद्व के रूप में दिखाई देता है। तो वैचारिक और जो सैनिक तनाव दो महाशक्तियों के मध्य था, उसके अंतर्गत निम्नलिखित उसको हम निम्नलिखित घटनाक्रम के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो पहला हम वैचारिक द्वंद्व की बात करेंगे, और वैचारिक द्वंद्व में जो पहली बात आएगी वह है ट्रूमैन सिद्धांत। तो पहले में ये जानना होगा कि ट्रूमैन है क्या। असल में ट्रूमैन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने जो है 12 मार्च 1947 को उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि स्वतंत्र विश्व को बचाने की उन्होंने घोषणा की थी। और उसमें उन्होंने वक्तव्य जारी किया था कि संयुक्त राज्य की यह नीति होनी चाहिए कि वह उन स्वतंत्र लोगों की सहायता करे जो छोटी अल्पसंख्याओं या भारी दबावों के प्रशासित दमन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। तो असल में जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि क्योंकि साम्यवादी रूस, सोवियत संघ जो है वो भी अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहा है, और इधर से अमेरिका भी चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र उसके प्रभाव में आए। तो इसलिए वह हर प्रकार की युक्तियां अपना रहे हैं, नीतियां अपना रहे हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रों पर उनका प्रभाव रहे। और इसी के तहत वो इस तरह की बात करते हैं कि उन्हें ये लगता है कि जो साम्यवादी राष्ट्र हैं वो यूरोप के कुछ राष्ट्रों को डरा धमका करके या उन पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से वो ये नीति देते हैं, और इस नीति के तहत अमेरिका ने टर्की और यूनान की उन्होंने मदद करी। और ये जो सिद्धांत उसने दिया, ये जो ट्रूमैन ने जो बात कही थी, इसे ही ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब ये था कि वो यूरोप के राष्ट्रों की मदद करेंगे आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से।
ताकि उनकी स्वतंत्रताएं कायम रह सकें। असल में ये सिद्धांत जो था, ये अमेरिका के एक राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति हुए हैं मोनेरो। तो मोनेरो ने यह सिद्धांत 1828 में दिया था। उस समय जो मोनेरो थे वो लातिन अमेरिका के जो देश हैं, दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं, लातिन अमेरिका में आपको बताऊं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो देश हैं, इनको लातिन अमेरिकी देश कहा जाता है। तो इन देशों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए मुनेरो के द्वारा जो है आर्थिक उनको सहायता दी गई थी। तो इसी का एक तरह से जो ट्रूमैन सिद्धांत है वो इसी मुनेरो सिद्धांत का एक तरह से विस्तार था। तो ये घटनाक्रम ये होता है और इसके कारण जो है दोनों महाशक्तियों में तनाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि दोनों ही उन राष्ट्रों पर अपना वर्चस्व, अपना दबदबा स्थापित करना चाहते थे। दूसरा जो इस घटनाक्रम में आगे का घटनाक्रम है वह है मार्शल प्लान। तो ट्रूमैन सिद्धांत के बाद जो है 5 जून 1947 को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्शल की एक योजना आई और उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका उन यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता देगा जो आर्थिक पुनरुद्धार के कार्यक्रम में अपना सहयोग देने को तैयार हैं। और अथा जो मार्शल योजना, या जिसको आर्थिक पुनरुद्धार कार्यक्रम, इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम जो मार्शल ने लाई थी, उसको अमेरिकी कांग्रेस यानी जो वहाँ की संसद है उसको वहाँ कांग्रेस कहा जाता है। तो कांग्रेस की अनुमति मिली और पश्चिम यूरोप देशों ने भी इस योजना का खूब स्वागत किया। 1948 में आर्थिक पुनरुद्धार कार्यक्रम में इन राष्ट्रों ने भाग लिया और इस कार्यक्रम के तहत 6 यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता दी गई। और साम्यवादी देशों ने इस कार्यक्रम की, स्वाभाविक थी कि उन्होंने इस कार्यक्रम को अमेरिका की एक साम्राज्यवादी चाल माना, जिसके तहत उन्हें ये लगा, या उन्होंने इस तरह से यूरोपीय राष्ट्रों को कन्विंस किया कि वो तो आर्थिक मदद दे करके उन पर अपना उन राष्ट्रों को अपने साम्राज्य के जाल में जो है फंसाए रखना चाहते हैं। तो ये मार्शल प्लान था। आपके पास प्रश्न कई बार आएगा कि मार्शल प्लान क्या है, ट्रूमैन सिद्धांत क्या है, तो थोड़ा सा इसको आप इस तरह से समझें, देखें। तीसरा जो था वो माल्टो प्लान था। तो माल्टो प्लान क्या था कि मार्शल योजना आई, अभी जिसकी हमने चर्चा करी, और वो मार्शल योजना आई तो स्वाभाविक था कि अब रूस भी चुप कहाँ रहता। तो रूस के सोवियत संघ के जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने भी जनवरी 1949 में जो है माल्टव योजना, जिसके अंतर्गत परस्पर जो है आर्थिक सहायता परिषद की स्थापना की। और इसमें सोवियत संघ, बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया शामिल हुए। बाद में अल्बानिया, पूर्वी जर्मनी, मंगोलिया, क्यूबा और उत्तरी वियतनाम भी इसमें क्या हो गए, शामिल हो गए। और अब पूर्वी यूरोप सोवियत संघ गुट का क्या बन चुका था, एक अंग बन चुका था, यानी, और इस तरह से, और जिसका केंद्र मास्को था। तो इस योजना के तहत भी सोवियत संघ द्वारा साम्यवादी देशों को, जो साम्यवादी विचारधारा के समर्थक थे, ऐसे देशों को जो है आर्थिक मदद दी गई, तकनीकी मदद दी गई, ताकि वो अपना विकास कर सके। और एक तरह से मार्शल योजना को काउंटर करने के लिए जो है, काउंटर का मतलब है कि उसको उसके प्रत्युत्तर में जो है माल्टोव योजना, माल्टोव प्लान आया था, जिसको परस्पर आर्थिक सहायता परिषद भी कहा जाता है। जिस प्रकार से मार्शल को जो है जिस प्रकार से मार्शल योजना को जो है हमने इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम कहा, यानी आर्थिक पुनरुद्धार कार्यक्रम कहा, तो इसी तरह से ये था। तो ये तो वैचारिक द्वंद्व था, जो दोनों में वैचारिक रूप से एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ थी। इसके अलावा दूसरा जो प्रथम चरण में जो दूसरी बात आती है वो आती है सैनिक द्वंद्व की। तो सैनिक द्वंद्व क्या था कि इसके अंतर्गत दोनों महाशक्तियों द्वारा अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए जो है सैनिक गुटों का निर्माण किया गया। और क्या कौन से सैनिक गुटों का उन्होंने निर्माण किया, उनका विवरण हम इस प्रकार से दे रहे हैं। तो पहला जो गुट बना वो नाटो है। तो नाटो क्या था, असल में साम्यवादी प्रभाव से जो भयभीत ब्रिटेन और फ्रांस ने मार्च 1947 में एक डंकिर्क की संधि की थी। और चेकोस्लोवाकिया में साम्यवादी शासन की स्थापना जब हुई, वह बर्लिन की जब नाकेबंदी हुई, तो इन दोनों देशों, यानी दोनों देशों से मतलब है कि ब्रिटेन और फ्रांस एवं पश्चिम यूरोप के जो अन्य देश थे, कुछ अन्य देश थे, उन्होंने उन पर इस घटना का बड़ा प्रभाव पड़ा, चेकोस्लोवाकिया और बर्लिन की नाकेबंदी का। तो अतः बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, भी इस संधि में क्या हो गए, शामिल हो गए। और इसका नाम जो है ब्रुसेल संधि हो गया।
अब आपको ये ध्यान रखना है कि 1947 में जब हुआ तब तो फ्रांस और ब्रिटेन ने किया डनकिर्क की संधि थी। जब ये नीदरलैंड, बेल्जियम और ब्रुसेल्स, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग इसमें सम्मिलित हो जाते हैं तो तब ये ब्रुसेल्स संधि इसका नाम हो जाता है। और ये एक 50 वर्षीय संधि थी और जिसका उद्देश्य था कि इन 5 देशों को सोवियत संघ के सशस्त्र आक्रमण से क्या करना है, बचाना है। तो यही संधि फिर 4 अप्रैल 1949 को जब उसमें अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, आयरलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल यानी कुल मिलाकर के 7 और देश, 5 तो पहले से थे, 7 और देश उसमें क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं और कुल मिलाकर के 12 देश इसके संस्थापक देश हो गए। और तब इस संगठन का नाम जो है नाटो यानी नॉर्दर्न ट्रीटी, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में कहेंगे तो ऐसे कहेंगे उत्तरी अटलांटिक सहयोग संधि या संगठन, ऑर्गेनाइजेशन संगठन के इसका नाम हो गया। और इसका उद्देश्य फिर यही था कि सोवियत संघ के विरुद्ध एकजुट होकर के लड़ना, यानी अगर इन एक राष्ट्रों पर भी सोवियत संघ के द्वारा आक्रमण किया जाता तो सभी राष्ट्रों के विरुद्ध वह आक्रमण जो है सभी के विरुद्ध माना जाएगा और सभी मिलकर के उसका प्रत्युत्तर करेंगे, यानी उसके विरुद्ध एकजुट होकर के लड़ेंगे। तो इस सैनिक संगठन का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। और 2019 में 30वीं मैसेडोनिया ने भी इस संगठन की सदस्यता ग्रहण की। और वो जो जब इसका संगठन तो वो 30वां सदस्य इसका बना। इससे पहले इसके 29 सदस्य थे और 2019 से फिर मैसेडोनिया 30वें सदस्य राष्ट्र के रूप में इसमें सम्मिलित हो गया। तो वर्तमान में अब नाटो के जो सदस्य देशों की संख्या है वह 30 है। तो और सैनिक गुटों में और क्या हुआ, तो सैनिक गुटों में एक और जो घटना थी वो थी कि चीन, सोवियत संघ और उत्तरी कोरिया गुट का निर्माण। तो अक्टूबर 1949 में जो है चीन में माओ ने साम्यवादी शासन की स्थापना की और क्योंकि वो वैचारिक रूप से साम्यवाद का समर्थक था तो उसने तुरंत ही वो सोवियत गुट में आ गया। उत्तरी कोरिया में किम इल सुंग को सोवियत साम्यवादी वहाँ पर सरकार थी। तो थोड़ा सा आपके पास जो शीत युद्ध के संकट हैं या उस दौरान जो उसका दायरा है उसमें उत्तरी कोरिया का भी नाम आएगा कि ये भी एक तनाव का कारण रहा और क्या। तो इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि असल में उत्तर कोरिया क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से दिखाऊं कि ये उत्तर कोरिया की पोजीशन है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये बीजिंग है। मैं ब्रश ऑन कर लेता हूँ। ये बीजिंग है और यहाँ पर ये आपका दक्षिणी कोरिया है और ये आपका उत्तरी कोरिया है। असल में हुआ क्या था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भी अगर हम थोड़ा जाएं तो 1910 से लेकर के 1945 तक जो है कोरिया पर जापान का नियंत्रण था। और जापान का नियंत्रण था 1945 में। आप जानते हैं कि अमेरिका ने जो है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए तो जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो उत्तर की तरफ से, उत्तरी कोरिया की तरफ से यानी यहाँ से रूस की सेनाएं आई और दक्षिण की तरफ से जो है अमेरिका की सेनाएं आई। और दोनों में ये तय था कि भाई एक 38वीं समांतर रेखा यहाँ से होकर के गुजरती थी, यहाँ से होकर के गुजरती थी। उस 38वीं समांतर रेखा तक ही दोनों की सेनाएं बढ़ेंगी। उत्तर की तरफ 38वीं समांतर रेखा तक पहुँचने पर रूस की सेनाएं रुक जाएंगी और दक्षिण से 38वीं समांतर रेखा तक पहुँचने पर उसकी क्या नाम है, अमेरिका की सेनाएं भी जो हैं रुक जाएंगी। तो हुआ और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके कब्जे से इसको कोरिया को छुड़ा दिया गया। तो छुड़ा तो दिया गया। उसके बाद स्थिति आई कि उत्तरी कोरिया में बिना चुनाव के ही किम इल संग को जो है, क्योंकि वो साम्यवादी विचारधारा का पोषक था, समर्थक था, तो रूस ने बिना चुनाव के ही उसकी सरकार वहाँ पर बना दी। और इसी प्रकार से जो दक्षिणी कोरिया था, तो दक्षिणी कोरिया में जो है दक्षिणी कोरिया की में जो है सिगमन री की जो है क्या बनती है, सरकार बनती है। तो सिगमन रे जो है वो एंटी कम्युनिस्ट है या आप कैसा कह सकते हैं कि वो साम्यवाद विचारधारा का विरोधी है। तो इस कारण से होता क्या है कि दोनों में ही तनातनी रहती है और दोनों ही ये मानते हैं कि नहीं, पूरे कोरिया पर, ये जो पूरा कोरिया क्षेत्र है, इस पूरे कोरिया क्षेत्र पर एक ही सरकार होनी चाहिए और दोनों ही अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि 1948 से 50 के बीच में जो रूस है, रूस यहाँ पर ऊपर आपको है, ये आपका चाइना है, तो ये पूरा रूस का जो इलाका ऊपर से है, रूस इसको पूरा सपोर्ट करता है। और रूस जब इसको सपोर्ट करता है तो
स्थिति ये आती है, स्थिति ये बनती है कि उत्तरी कोरिया की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि दक्षिण कोरिया को उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है और उसकी वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। तो ऐसे स्थिति में फिर जो दक्षिण 1950 में 25 जून 1950 को उत्तरी कोरिया ने जो है दक्षिणी कोरिया पर जो है आक्रमण कर दिया और लगभग लगभग पूरा क्षेत्र उसने उसका जीत लिया। केवल एक क्षेत्र था, बुसान करके एक क्षेत्र था, बुसान एक क्षेत्र था यहाँ पर। उस बुसान क्षेत्र को छोड़ करके लगभग संपूर्ण दक्षिण कोरिया पर जो है इसका नियंत्रण हो गया, उत्तरी कोरिया का नियंत्रण हो गया। अब इधर अमेरिका की परेशानियां बढ़ने लगी क्योंकि उसका एक तरह से साउथ कोरिया में अमेरिका ने ही सिगमंड रे की सरकार स्थापित की थी। तो अब उत्तरी कोरिया अमेरिका के जो जनरल थे डगलस, वो उन्होंने एक योजना बनाई और इस योजना के तहत उन्होंने ये तय किया कि यहाँ पर एक इंचान करके एक बंदरगाह था, इस बंदरगाह पर हम क्या करेंगे, कब्जा करेंगे। और यहाँ से क्या होगा कि जब यहाँ उनका कब्जा हो जाएगा तो इस क्षेत्र से फिर क्या होगा कि उत्तरी कोरिया का संपर्क दक्षिण कोरिया से टूट जाएगा और जब दक्षिण कोरिया से उसका संपर्क टूट जाएगा तो फिर उनका कब्जा दक्षिण कोरिया पर हो जाएगा। और वास्तव में हुआ भी ऐसा ही। और फिर दक्षिण कोरिया फिर ना जो है उसके हाथों में आ गया, 1950 डगलस के हाथों में आ गया। लेकिन ट्रूमैन ये चाहता था कि अब उत्तरी कोरिया डगलस जो है वो आगे ना बढ़े और अगर वो वापस उसको बुलाना चाहता था कि 38वीं समांतर रेखा तक ही वो सीमित रहे, लेकिन डगलस आगे बढ़ता ही रहा। जब डगलस को आगे बढ़ता था तो इधर चीन की समस्या, चीन को दिक्कत होने लगी क्योंकि चीन भी साम्यवादी विचारधारा का पोषक था और दूसरा उसको ये लग रहा था कि अमेरिका यहाँ पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए उसने अपनी सेना भेजी और सेना भेज करके उसको डगलस को हराने लगा। हारते हारते डगलस जो है उसको पीछे वो उसको खदेड़ा और वो सियोल तक पहुँच गया। इसी बीच अक्टूबर से लेकर के 1950 से लेकर के और जनवरी 1951 तक जो है उत्तरी कोरिया ने पुनः दक्षिण कोरिया पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। अब पुनः अमेरिका के राष्ट्रपति जो समय ट्रूमैन थे उन्होंने डगलस को वापस बुलाया और एक नए जनरल की वहाँ नियुक्ति की। नए जनरल ने बड़ी तेजी से अपना जो युद्ध है वो जारी रखा और अंततः स्थिति आई कि पुनः दक्षिणी कोरिया पर जो है इस पूरे क्षेत्र पर जो है पुनः अमेरिकी समर्थित सरकार का कब्जा स्थापित हो गया। और इस बार जो नए जनरल थे उन्होंने केवल 38वीं समांतर रेखा तक ही अपने आप को सीमित रखा। 2 वर्ष तक ये तनातनी चलती रही। 1953 में बिना कोई शांति संधि हुए ही दोनों ही जो देश हैं, दोनों उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया जो कभी एक हुआ करते थे, उन्होंने ये उनमें इस प्रकार से एक तय हुआ कि वो दोनों ही जो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य जो बॉर्डर है, अब 38वीं समांतर रेखा उसमें नहीं है, बॉर्डर बना हुआ है, तो उससे 2 किलोमीटर दोनों की सेनाएं पीछे हट जाएंगी और उस क्षेत्र को नो मैंस लैंड या असैन्य क्षेत्र घोषित किया जाएगा और उस क्षेत्र में किसी प्रकार की सेना नहीं आएगी। तो इस तरह से तब जाकर के 1953 में ये जो घटनाक्रम था कोरिया संकट का वो समाप्त हुआ, जिसने दोनों महाशक्तियों को एक दूसरे के विरुद्ध, इधर से रूस आ रहा था, चीन आ रहा था, इधर से आपका अमेरिका और उसके समर्थित देश आ रहे थे, तो एक बार लग रहा था कि कहीं ना कहीं पुनः जो है क्या हो जाएगा, युद्ध हो सकता है या ये युद्ध का कारण बन सकता है, लेकिन वो किसी तरह से टल गया। तो इस प्रकार से ये घटनाक्रम जो है वहाँ पर होता है। तो हम बात कर रहे थे कि जो सोवियत संघ की सरकार थी वो कोरिया के मिल सोवियत संघ की साम्यवादी सरकार वहाँ पर थी और उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया जिसे अपनी सहायता प्राप्त थी आक्रमण करके जो है एशिया के शीत युद्ध का केंद्र उसने लगभग बना दिया था। एक और संगठन जो बनता है वो है शीटो। तो शीटो क्या था कि 1954 में इसकी स्थापना होती है। इसका अगर पूरा नाम कहें तो शीटो का पूरा नाम है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिए जो है 1954 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और थाईलैंड और फिलीपींस ने और दक्षिण पूर्वी एशियाई ने जो है मिलकर के दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन की स्थापना की थी और 1977 में इस संगठन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। एक और संगठन बना सेंटो, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1955 में ब्रिटेन, तुर्की, ईरान, इराक और पाकिस्तान, इन 5 राष्ट्रों ने जो है बगदाद संधि की और इस संधि का जो उद्देश्य था वो ये था कि एशिया क्षेत्र में जो है साम्यवादी प्रभाव को रोका जाए।
तो 1959 में इराक इस संधि से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और जैसे ही इराक इस संधि से अलग हो जाता है तो इसका पहले ये बगदाद संधि के नाम से इसको जाना जाता था 1955 में जब ये बनी, लेकिन 1959 के बाद इसका नाम जो है बदल करके फिर क्या हो गया, इसको जो है सेंटो इसका नाम पड़ गया। और यह संगठन भी जो है 1979 में इसे भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये जो सारे संगठन बने अभी तक हम जिन पर हम चर्चा कर रहे थे वो अमेरिका के संगठन थे या पूंजीवादी संगठन थे, पूंजीवादी राष्ट्रों के संगठन थे। अब रूस को भी दिक्कत थी, अब उसको भी क्योंकि उसे लगा कि इनके संगठन बनते जा रहे हैं तो रूस ने भी अपने संगठन बनाना स्वाभाविक था कि प्रतिक्रिया में उसने भी कुछ ना कुछ करना था। तो वार्सा पैक्ट जो है या वार्सा संधि 1955 तो पूंजीवादी राष्ट्रों के उपरोक्त संगठनों के प्रत्युत्तर में जो है 13 मई 1955 को पूर्व यूरोप सहायता संधि, ईस्ट यूरोप असिस्टेंस ट्रीटी हुई और जिसे वार्सा पैक्ट कहा गया। तो सोवियत संघ, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया, पूर्वी जर्मनी आदि आदि 11 राष्ट्र इसके जो हैं इसमें शामिल हुए। तो नाटो की तरह इसमें भी इस बात पर जोर दिया गया कि एक पर आक्रमण सभी पर क्या माना जाएगा, आक्रमण समझा जाएगा और सभी सदस्य मिलकर के ऐसे आक्रमण का क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे। तो ये वार्सा पैक्ट भी हुआ। तो ये पहला चरण यहीं पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो मैंने कहा 1946 से 53 या 55, 53 इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि 53 में अमेरिका में भी सत्ता परिवर्तन हो गया था। सत्ता परिवर्तन इस तरह से हो गया था कि ट्रूमैन की जगह आइजनहावर वहाँ राष्ट्रपति बन गए थे और इधर स्टालिन की भी मृत्यु हो गई थी सोवियत संघ में। तो उसकी जगह भी एक कह सकते हैं 3 लोगों का जिसमें नेतृत्व परिवर्तन जिस पर हम आगे बात करेंगे, जैसे उसमें मेलनिकोव, बुल्गानिन और क्रुश्चेव जो है उनका सामूहिक नेतृत्व आ गया था। तो इसलिए 53 तक भी कई लोग मानते कि उसके बाद तब फिर क्योंकि नए लोग सत्ता में आए तो उनकी नीतियों में थोड़ा सा परिवर्तन आया, लेकिन 55 तक क्योंकि संगठन यहाँ तक बनते रहे तो इसलिए हमने इसको यहाँ तक खींचा। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। तो दूसरा जो चरण है उसको अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था या उतार चढ़ाव का चरण भी कहते हैं। यानी ये एक ऐसा चरण है जहाँ पर स्थितियाँ एक जैसी नहीं है, यानी एकदम से तनाव भी नहीं है, कभी आपस में वार्ताएं शुरू हो गई हैं लेकिन बीच बीच में जो महाशक्तियाँ हैं वो इस तरह के कार्य भी कर रही हैं, गतिविधियाँ भी कर रही हैं जिससे कई बार तनाव भी पैदा हो जा रहा है। तो इसीलिए उसको उतार चढ़ाव का दौर कहा जाता है। तो इस तरह से तो इस चरण में जो घटनाक्रम हुआ उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पहला था नेतृत्व परिवर्तन, जो मैं भी बात कर रहा था कि जनवरी 1953 में जो है अमेरिकी में जो हठी ट्रूमैन थे, हठी का मतलब वो जिद्दी टाइप की थी, जो ट्रूमैन थे उनकी जगह पर आइजनहावर अमेरिका के राष्ट्रपति बने जो काफ़ी समझदार माने जाते हैं। और इसी प्रकार से सोवियत संघ में भी जो कट्टर स्टालिन था उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के कारण वहाँ भी सत्ता जो है मेलनिकोव, बुल्गानिन और क्रुश्चेव को सामूहिक नेतृत्व को क्या कर दी जाती है, सौंप दी जाती हैं। तो जब 20वां जो है सोवियत महाधिवेशन होता तो उसमें क्रुश्चेव का निर्वाचन हुआ। तो क्रुश्चेव ने डिस्टालिनीकरण का अभियान शुरू किया। डिस्टालिनीकरण भी मैं आपको थोड़ा सा इसको परिभाषित करता हुआ चलूँ कि डिस्टालिनीकरण का मतलब था कि स्टालिन की जो नीतियाँ थी उन नीतियों को या उन योजनाओं को उसने समाप्त करना या उसको हटाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो इस तरह से और इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा और इस कारण से भी थोड़ा सा माहौल जो पहले काफ़ी गर्म था, एक तरह से अति तनावपूर्ण था, वो थोड़ा सा अब उसमें थोड़ा नरमी आने के संकेत मिलने शुरू हो गए थे। दूसरा जिनेवा सम्मेलन, तो 1954 में ग्रीष्मकाल में जो है दोनों महाशक्तियों एवं चीन के विदेश मंत्रियों सहित कुल 19 देशों के विदेश मंत्रियों ने इसमें भाग लिया और इस सम्मेलन में जो हमारी हिंद चीन की विकट समस्या है उसका समाधान किया गया। और फिर आपने देखा होगा जिससे हम आगे पढ़ेंगे कि पंचशील के सिद्धांत भी कहीं ना कहीं यहीं से हुए। तो फिर जुलाई 1955 में जिनेवा सम्मेलन में पुनः ये सभी राष्ट्र उपस्थित हुए और उन्होंने जर्मनी के एकीकरण, यूरोप की सुरक्षा और निशस्त्रीकरण के बारे में जो है बातचीत की। तो यानी अब वो दौर शुरू हो गया जहाँ बातें हो रही हैं और इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि भाई हमें बातचीत करके और निशस्त्रीकरण करना चाहिए, तनातनी को समाप्त करना चाहिए। इसी प्रकार से तीसरी जो बात होती है वो है कैप डेविड वार्ता। तो इस वार्ता की घोषणा जो है 1958 में हुई और सितंबर 1959 में क्रुश्चेव की अमेरिकी यात्रा के दौरान जो है अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर के साथ कैंप डेविड में वार्ता हुई। तो इस वार्ता में जो है बर्लिन
का निशस्त्रीकरण। अब खुश्चेव ने पश्चिम की यात्रा कर दी। अमेरिका पहली बार कोई यूरोप सोवियत संघ का नेता जो है अमेरिका जा रहा है, वहाँ बातचीत हो रही है। और आइजनहावर जो वहाँ के राष्ट्रपति थे और उनके मध्य एक कैंप डेविड में वार्ता होती है। उस वार्ता में जो है बर्लिन के मुद्दे पर, निशस्त्रीकरण के मुद्दे पर काफ़ी विमर्श हुआ। इसी वार्ता में ये भी तय हुआ कि अब दोनों देश जो हैं 16 मई 1960 को जो है पेरिस में क्या करेंगे, वार्ता करेंगे, और जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष भी क्या लेंगे, भाग लेंगे। लेकिन इसी बीच एक घटनाक्रम और घट गया कि वार्ता होती उससे ठीक पहले आइजनहावर को 2 मई को रूस की यात्रा पर जाना था और 1 मई को अमेरिका का एक जहाज जिसको U-2 जो विमान था, उस U-2 विमान जिसको जासूसी करने के आरोप में जो है रूस की सीमाओं पर पकड़ा गया। और बाद में और रूस के उसी विमान का जो चालक था उसने भी यह स्वीकार किया कि वह रूसी सैनिक अड्डों की क्या कर रहा था, तहकीकात कर रहा था, या कह सकते हैं उनकी जासूसी कर रहा था। तो इस घटना के कारण जो है दोनों ही देशों के मध्य तनाव फिर से उत्पन्न हो गया। रूस ने बहुत गंभीरता से इस बात को लिया, सोवियत संघ ने बहुत गंभीरता से इस बात को लिया, और उन्होंने फिर तनाव उन दोनों के मध्य शुरू हो गया। और वो जो पेरिस सम्मेलन होना था 16 मई 1960 को, तो सम्मेलन तो हुआ, लेकिन इस सम्मेलन में एक घटनाक्रम ये हुआ कि रूस के जो खुश्चेव थे उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से हाथ में नाराजी उनकी तो थी इस घटनाक्रम के कारण, तो इसलिए उन्होंने उससे हाथ मिलाने से ही मना कर दिया। और इस प्रकार से देखा जाए तो ये जो पेरिस की जो वार्ता थी वो एक तरह से क्या हो जाती है, रद्द हो जाती हैं। इसी क्रम में इसी समय एक और घटनाक्रम की भी हम बात कर लें जो संकट का दायरा है। तो जर्मनी का संकट जो 1958 से और 1962 तक चला। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पूर्वी जर्मनी है, मैं जर्मनी का अगर मैप यहाँ पर कहीं मैंने रखा होगा तो उसी का हुआ, हाँ जर्मनी का मैप, हाँ मैंने इसमें है नहीं मेरे पास। तो जो जर्मनी था वो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, तो इन दोनों जर्मनी के मध्य जो है मानी एक तरह से जो पूर्वी जर्मनी था उस पूर्वी जर्मनी पर रूस का प्रभाव था, और पश्चिमी जो जर्मनी था वह अमेरिका के प्रभाव में था। तो दोनों ही, और रूस चाहता था कि किसी तरह से जर्मनी के दोनों ही जर्मनी यानी पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी के बीच में संबंध एक तरह से समाप्त किए जाएं, उस पर नाकेबंदी की जाए, उसको रोका जाए, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। तो अंततः 1961 में जो है बर्लिन जो राजधानी थी जर्मनी की, उसके बीच में एक दीवार खड़ी की जाने लगी, मैंने रखा नहीं मुझे, तो दीवार खड़ी की गई और इससे तनाव बढ़ गया। दोनों ही महाशक्तियाँ आमने सामने यहाँ पर आ गई, और अंततः फिर इस संकट का भी समाधान हो ही जाता है। बहुत बाद में ये बर्लिन की जो दीवार है 1990 में गिराई जाती है। तो ये भी उस समय एक तनाव का कारण बना। ऐसी तनाव का कारण एक अफ्रीका क्षेत्र का कांगो क्षेत्र था, वहाँ पर भी दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के आमने सामने आ गई, वो भी उस दौरान जो है तनाव का कारण बना। अब बात करते हैं, जब आप अपनी बुक देखोगे तो उस बुक में जो शुरुआत होती है वो क्यूबा मिसाइल संकट से होती है। तो क्यूबा मिसाइल संकट असल में इस शीत युद्ध का जो चरम बिंदु उसको कहा जाता है कि ये उसका शीर्ष था। उसके बाद तो डाउनफॉल मतलब डाउनफॉल उसका शुरू हो गया उस घटनाक्रम का। तो असल में हुआ क्या था कि इस संकट को, जैसे मैंने कहा, इसका चरम काल कहा जाता है। और क्यूबा क्या है, क्यूबा, तो थोड़ा सा क्यूबा के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि क्यूबा एक अटलांटिक महासागर है। अगर मैं मानचित्र के माध्यम से आपको समझा पाऊँ तो ये जो अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। इस अटलांटिक महासागर में ये यहाँ पर क्यूबा है, जहाँ पर ये डॉट मैंने भी लगाया, ये क्यूबा है। और एक छोटा सा द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश आप समझते हैं, मतलब चारों तरफ से जल से घिरा हुआ देश है। और 1898 तक 98 तक इस पर 1898 तक, हाँ 1898 तक जो है इस पर जो है स्पेन का अधिकार हुआ करता था, स्पेन का ये उपनिवेश था। और 1898 में स्पेन ने इसको अमेरिका को सौंप दिया। अमेरिका को सौंपा तो क्यूबा में संघर्ष तो चल ही रहा था अपनी स्वतंत्रता को लेकर के। तो अंततः 1902 में जो है ये क्या हो जाता है, अमेरिका से भी क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। फिर यहाँ पर जो है 1953 से लेकर के 1959 तक क्यूबा में जो है क्रांति हुई।
और इस क्रांति में अंततः 1959 में जो है साम्यवादी विचारधारा का जो समर्थक था फिदेल कास्त्रो को जो है क्यूबा का राष्ट्रपति वो बनता है। और क्योंकि साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था, तो जैसे ही ये इसकी शासन सत्ता स्थापित होती है, अमेरिका की चिंता बढ़ गई, क्योंकि हम तो ये पहले शुरू से ही जान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई हो रही है विचारधाराओं को लेकर के कि अमेरिका अपनी विचारधारा का प्रसार करना चाहता है और साम्यवाद को रोकना चाहता है। तो इसलिए, और ये क्यूबा तो बिल्कुल उसके महाद्वीप में हो गया, तो इसलिए वो किसी भी तरह से उस पर उसको बख्शने के मूड में नहीं था। तो अमेरिका ने बार बार प्रयास किया कि इस क्षेत्र में साम्यवादी प्रभाव को क्या किया जाए, रोका जाए। और इसके लिए उसने अमेरिका ने वहाँ पर कई अभियान चलाए, और इसमें ताकि वहाँ क्यूबा में जो साम्यवादी शासन है उसको अस्थिर किया जा सके। और ऐसे कई अभियान थे। ऐसे एक अभियान जो है 1961 में उसने चलाया। उसने वहाँ पर इसका ये क्यूबा, अगर हम बात करें तो ये क्यूबा है, ये यहाँ पर क्यूबा है, ये क्यूबा है यहाँ पर। इस क्यूबा के बगल में एक ग्वाटेमाला एक देश है, होंडुरास और बहुत सारे देश हैं। तो उसने वहाँ पर अपना सैनिक अभियान, अमेरिका ने वहाँ पर अपना सैनिक अभियान जो है शुरू किया, जिसको पिक्स खाड़ी इन्वेजन भी कहा जाता है, और यानी सुअर खाड़ी अभियान भी कहा जाता है। तो इस अभियान के तहत जो है घटना भी कहा जाता, तो इधर सोवियत नेताओं को भी चिंता होने लग गई कि अमेरिका साम्यवादी क्यूबा पर क्या कर सकता है, आक्रमण कर देगा। और जब उस पर आक्रमण कर देगा तो अप्रैल 1961 के आसपास ये चिंताएं यहाँ पर भी होने लग गई। तो उनको लगा कि अब वो भी इस पर आक्रमण कर देगा तो फिर जो है उसका जो एक साथी है वो या फिर फिदेल कास्त्रो जो उनका समर्थक है, वो साम्यवादी विचारधारा का समर्थक है, उसकी सरकार का वो तख्ता पलट कर सकते हैं, अमेरिका तख्ता पलट कर सकता है। इसलिए सोवियत संघ ने फिदेल कास्त्रो से चर्चा करके और उसको इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो जो है अपने यहाँ जो ये क्यूबा का मैप है यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे, तो क्यूबा उन्होंने, और क्योंकि सोवियत संघ उसको कूटनीतिक और वित्तीय सहायता तो देता ही था, तो था वहाँ सोवियत संघ के जो नेता थे क्रुश्चेव ने जो है फिदेल कास्त्रो से परामर्श करके और क्यूबा में को एक सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला लिया, अर्थात वहाँ पर अपनी मिसाइलें तैनात करने का उसने फैसला किया। फिदेल कास्त्रो भी तैयार हो गया। फिदेल कास्त्रो की तो स्थिति थी कि क्यूबा रहे न रहे, लेकिन अमेरिका को तो सबक सिखाना ही सिखाना है। तो इस तरह की स्थिति उसकी थी, या इस तरह की सोच रख करके वो चलता था। तो चोरी छुपे करके, और रूस ने भी या सोवियत संघ ने भी जो है चोरी छुप करके किसी भी तरह से जो है अमेरिका को इसकी भनक न लगे, उसने वहाँ पर अपनी क्यूबा के 9 केंद्रों पर जो है अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। और मिसाइलें भी इस प्रकार से, जैसी वहाँ मिसाइलें तैनात होती हैं तो उन मिसाइलों की रेंज में संपूर्ण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों महाद्वीप उसमें जो है उसकी रेंज में आ जाते हैं या उसकी जद में आ जाते हैं। अगस्त में अमेरिका को भनक लग गई, उसके गुप्तचरों ने उसको सूचना दे दी कि अमेरिका सोवियत संघ की जो है क्यूबा में कुछ गतिविधियां कर तो रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं थी कि क्या हो रहा है। अमेरिका ने फिर गहनता से तहकीकात की, और जब गहनता से तहकीकात की तो अंततः 14 अक्टूबर 1962 को अमेरिका को पूरी खबर हो गई, पक्की खबर हो गई कि सोवियत संघ ने जो है क्यूबा में अपनी मिसाइलें क्या कर दी हैं, तैनात कर दी हैं। और जैसे मैंने कहा कि इनकी जद में तो पूरा अमेरिका ही आ गया। अब अमेरिका के हाथ पांव फूल गए, उसको बड़ी दिक्कत हो गई, उसे लगने लगा अब क्या किया जा सकता है। उसके बाद 2-3 ऑप्शन थे, या कुछ ही विकल्प उसके पास, बहुत सीमित विकल्प जिसको कर सकते हैं। या तो वो रूस पर आक्रमण, कोई पर आक्रमण कर दे, लेकिन ये फिर युद्ध छिड़ सकता है। और क्योंकि दोनों ही देश महापरमाणु, दूसरा ये था कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करे, पर क्योंकि क्यूबा को जिसका समर्थन था रूस का, उसने भी परमाणु बम, उसके पास भी परमाणु अस्त्र थे, और क्यूबा में भी परमाणु बमों को जो है डिप्लॉय किया गया था, उन्हीं वहाँ पर भी उनको रखा गया था। तो अब डायरेक्ट कार्यवाही से तो आइजनहावर और उसके जो सलाहकार थे वो हिचकिचा रहे थे। तो क्योंकि ये दोनों ही के लिए घातक होता, तो दोनों ही महाशक्तियां परमाणु संपन्न थी, तो अमेरिका ने 22 अक्टूबर 1962 को जो है सोवियत संघ के जो समुद्री जहाज थे उनको क्यूबा में प्रवेश करने से रोक दिया। उनके कार्गो जो शिप थे, उनके कार्गो शिपों को उन्होंने अटलांटिक महासागर में प्रवेश करने से ही रोक दिया। और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी उस समय तक आ चुके थे 62 तक। तो जॉन एफ कैनेडी, मैं आइजनहावर अभी तक बोला था शायद यहाँ पर, तो क्यूबा संकट जो है वो कैनेडी का है, तो कैनेडी के समय का है। तो कैनेडी ने सोवियत संघ को चेतावनी दी कि वह क्यूबा से अपनी मिसाइलें क्या कर दें, हटा दें, अन्यथा तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार रहें। और जैसी ये चेतावनी आई, पूरी दुनिया की देश जो है वो कांप उठे, क्योंकि दोनों परमाणु महाशक्तियाँ थी। तीसरा ही महायुद्ध का मतलब 2 महायुद्धों की विनाश लीला तो सारा विश्व देख चुका था। तीसरा महायुद्ध तो ऐसा था कि फिर किसी ने बचना ही नहीं था।
तो इससे पूरे घटनाक्रम से जो है पूरी दुनिया कंप गई, और ये जो संकट उत्पन्न हुआ है इसको ही क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। तो इस चेतावनी ने जैसे कहा पूरा विश्व घबरा गया। रूस ने भी, जो क्रुश्चेव थे, उन्होंने भी समझदारी का परिचय दिया और देते हुए क्यूबा से जो अपनी मिसाइलें हटा दी, और इस तरह से ये जो मिसाइल संकट है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आगे भी इसके और चरण हैं, उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर आपके लिए कुछ गृह कार्य हैं, वीडियो क्योंकि बड़ा हो रहा है तो मैं जल्दी से बता दूं कि ट्रूमैन सिद्धांत क्या है। अभी मैंने उस पर बात करी, आप देख लेंगे, वहाँ से उसको कर लेंगे। मार्शल प्लान या आर्थिक पुनरुद्धार कार्यक्रम क्या था, माल्टो प्लान क्या है समझाइए, नाटो पर टिप्पणी लिखिए, सीटो और सेंटो की स्थापना कब हुई, इनका पूरा नाम लिखिए। मैंने लिखा नहीं, लेकिन आप लिख लेना इसको, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। पूर्वी यूरोप सहायता संधि या वार्सा पैक्ट क्या है, या यूट्यूब विमान घटना क्या थी, या क्यूबा मिसाइल संकट की घटना को विस्तार से लिखिए। तो इस तरह से आप इन कामों को अवश्य करिए और कॉपी में आप करिए, व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुझे देते रहिए, और जब विद्यालय खुलेंगे तो निश्चित ही उसको चेक भी किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगर आपकी कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासा है, आपको लगता है कि आ, आ, हमें कुछ मन में आपके इस टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न उठते हैं, तो आप अवश्य कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप इस चीज़ को, जो मेरा वीडियो है, इसको आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।